इतिहास की सबसे बड़ी सुपर पावर कौन था? वो कौन था जिसकी तलवार के कहर से पूरी दुनिया थर-थर काँपती थी? वो कौन था जिसकी आने वाली पीढ़ियों ने आज तक का सबसे बड़ा एम्पायर बनाया? वो एम्पायर जिसकी एक तरफ चीन था, दूसरी तरफ पोलैंड था। एक तरफ ऊपर रशिया था, तो नीचे कश्मीर था। आइए जानते समझते हैं। हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम अमित महाजन है और मैं आपका अपने चैनल लेमैन हिस्ट्री एंड जियोपॉलिटिक्स में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, ये एक इंसान था जिसने पृथ्वी पर आज तक का सबसे बड़ा एम्पायर बनाया और इस एम्पायर को बनाने वाले इंसान का नाम था चंगेज़ खां। चंगेज़ खां के जन्म के बारे कोई स्पेसिफिक डेट्स तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन एक अनुमान के अनुसार उनका जन्म 1162 या 1165 के बीच में मंगोलिया में हुआ था। मंगोलिया के पहाड़ों में वो घास के बड़े बड़े मैदान हुआ करते थे, ग्रासलैंड्स, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। जो चंगेज़ खान के पिताजी थे, ये एक ट्राइबल वॉरलॉर्ड थे, एक ट्राइब के चीफ थे। लेकिन जब चंगेज़ 8 साल के हुए तो इनके पिताजी का देहांत हो गया। पिताजी के देहांत होते ही इनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, इनके परिवार के ऊपर। जो इनके साथी थे उन्होंने इन्हें छोड़ दिया और इस छोटी सी उम्र में चंगेज़ खान ने ज़िंदगी के सारे गुर सीख लिए। उन्हें पता लग गया कि ज़िंदगी कितनी कठिन है। उनके परिवार ने भेड़ों को चराकर या फ़िशिंग करके अपना घर का गुज़ारा जो था उसे चलाया और चंगेज़ खान समझ गए कि ज़िंदगी कैसी है और इसे कैसे चलाना पड़ता है। उसके बाद चंगेज़ खां बड़े हुए तो उन्होंने मंगोलिया की ट्राइब्स को इकट्ठा किया, ट्राइब्स के साथ युद्ध भी लड़े और एंड में वो बन गए चंगेज़ खान। खान का मतलब ये नहीं कि वो मुसलमान थे, वहाँ पे एक ऑनररी टाइटल होता था, जो सबसे बड़ा हो जाता था उसे बोलते थे खान। तो उसके बाद इनका सामना हुआ क्विंग डायनेस्टी से, चाइना की। इन्होंने नॉर्दर्न चाइना में क्विंग डायनेस्टी पे हमला किया और उन पे अपना आधिपत्य जमा लिया। उसके बाद ये आगे बढ़ते रहे और आते आते इनका जो एम्पायर था, मंगोल एम्पायर, वो स्टार्ट हुआ बनना। तो ये स्टार्ट होता था चाइना से उस वक्त पे, मंगोलिया में, और अफ़गानिस्तान के ऊपर ऊपर आके इनकी सीमाएं थी। अब दूसरी तरफ था ख्वारिज़्म एम्पायर। ख्वारिज़्म एम्पायर एक मुसलमान एम्पायर था जिसकी सीमाएं अफ़गानिस्तान, सेंट्रल एशिया, ईरान को सम्मिलित करती थी। और ये एक चीज़ समझिए, एक छोटा एम्पायर नहीं था ख्वारिज़्म एम्पायर। एक तरफ अफ़गानिस्तान का पूरा इलाका, ईरान का पूरा इलाका, पूरा सेंट्रल एशिया, दूसरी एंड में जाके तुर्की तक इनका राज्य था, इनकी सीमाएं थी। तो चंगेज़ खान ने क्या किया, चंगेज़ खान की नज़र में ना ट्रेड की बहुत ज़्यादा अहमियत थी। तो उन्होंने क्या किया, अपना एक कारवां भेजा ट्रेड करने के लिए ख्वारिज़्म एम्पायर के साथ। तो ये जो कारवां गया, ये गया उतरार शहर में, जहाँ के गवर्नर थे इनालचुक। इनालचुक ने जब देखा कि ये कारवां यहाँ ट्रेड करने आया है तो उसने उन सबको बना लिया बंदी। जब ये बात चंगेज़ खां तक पहुंची चाइना में कि ऐसा कुछ हुआ है, तो चंगेज़ खां ने अपने 3 मिशनरीज भेजे, दूत भेजे। उनमें से 2 मुसलमान थे और 1 मंगोल थे। तो इनालचुक ने क्या किया कि जो मुसलमान थे उनको तो मार डाला और जो मंगोल थे उनके हेड शेव कर दिए, उनकी दाढ़ियाँ शेव कर दी एज अ मार्क ऑफ डिसरिस्पेक्ट। तो जब ये लोग वापस पहुंचते हैं मंगोल दरबार में, तो चंगेज़ खान का जो पारा था वो पहुंच गया 7वें आसमान पर। चंगेज़ खान ने फ़ौज इकट्ठी की और जो उतरार है उस पर हमला कर दिया। इनालचुक के कानों में, मुंह में और नाक में मोल्टन जो वो होता है ना जी, मेटल, वो डाला गया और उसे मार डाला गया। अब ख्वारिज़्म एम्पायर के राजा थे मोहम्मद दो के पास भी बड़ी फ़ौज थी, लेकिन उनकी फ़ौज इतनी ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज नहीं थी और वो पूरे एम्पायर में फैली हुई थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आप को किले में कर लिया बंद। तो चंगेज़ खान ने उस किले पे हमला किया, मोहम्मद दो को हरा दिया और उन्हें मार डाला। इसके साथ ही साथ वहाँ पे जितने भी लोग थे उन्हें भी मार डाला। मंगोल अपनी जो अपनी निर्दयता के लिए बहुत ज़्यादा माने जाते थे, मशहूर थे,
कि ये युद्ध में किसी को भी जीवित नहीं छोड़ते थे। एक वाकया और बताता है इस पे। जो निशापुर की लड़ाई हुई इसी दौरान 1221 में, उसमें चंगेज खां का जो दामाद था उसकी मृत्यु हो गई। तो चंगेज खां की बेटी ने कहा, पिताजी हमें बदला लेना है। तो चंगेज खान ने निशापुर पे हमला किया। निशापुर की कभी आबादी थी तकरीबन 70,000 लोगों की। चंगेज खान ने वहाँ पे हमला किया और वहाँ पे एक इंसान को जिंदा नहीं छोड़ा उसकी फौज ने। इंसान को तो छोड़े, ये कुत्ते बिल्ली तक को जिंदा नहीं छोड़ा वहाँ पे। वहाँ पे जो भी जीवित प्राणी था, चाहे इंसान था चाहे कोई जानवर था, कोई वहाँ पे जिंदा नहीं छोड़ा मंगोल फौजों ने। इस तरह की निर्दयता करता था वो। अब जब इन्होंने मोहम्मद दो को मारा, ख्वारिज़्म एम्पायर के राजा को, तो उसका बेटा था जलालुद्दीन। जलालुद्दीन भागा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में उसने मंगोल का छोटा सा गैरिसन था, छोटी सी फौज थी मंगोलों की वहाँ पे, उसको हरा दिया। उसके बाद वो आया इंडस की तरफ, सिंधु दरिया की तरफ। सिंधु दरिया के करीब आते आते उसने पेशावर क्रॉस किया, तो उसके साथ हो लिए गौर लोग, पठान लोग, और इसकी फ़ौज बन गई बड़ी। लेकिन जैसे ये सिंध में पहुंचते हैं तो ये लोग आपस में लड़ पड़ते हैं, और जो पश्तून लोग थे ये वापस चले गए पेशावर को। अब इसके बाद क्या होता है, जलालुद्दीन चला जाता है दिल्ली। दिल्ली किसके पास जाता है जलालुद्दीन? बादशाह इल्तुतमिश के पास, जो दिल्ली सल्तनत के राजा थे, और उनसे पनाह मांगता है। लेकिन इल्तुतमिश उसको मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर मैंने ऐसा किया तो चंगेज़ खां हिंदुस्तान की ईंट से ईंट बजा देगा। ये दूरदर्शिता दिखाई इल्तुतमिश ने। उसके बाद चंगेज़ खां ने अफ़गानिस्तान आए। चंगेज़ खां वहाँ पे इन्होंने लड़ाई लड़ी और जलालुद्दीन को हराया। जलालुद्दीन उसके बाद नीचे की तरफ आया, भागता रहा वो, और काफ़ी भागता ही रहा पूरी ज़िंदगी वो। और माफ़ी चाहूँगा, मैंने पहले बताया मोहम्मद दो मारे गए लड़ाई में। वो मारे नहीं गए थे, वो कैस्पियन सी के आइलैंड पे चले गए थे, द्वीप पे चले गए थे, जहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये जो अब जब वो आया सिंधु दरिया के किनारे चंगेज़ खां, तो उसके आगे वो नहीं बढ़ा। अब इसको लेकर बहुत सारी कहानियां हैं कि चंगेज़ खां आगे क्यों नहीं बढ़ा। कई लोग कहते हैं कि जी हिंदुस्तान का वेदर ऐसा था कि उसे लगा कि मैं यहाँ पे लड़ नहीं पाऊंगा। कई लोग ऐसा कहते हैं कि उसका जो शैमन था ना, शैमन जो उसका तांत्रिक था, उसने कहा कि मुझे एक सपना आया है कि अगर हम इससे आगे बढ़ते हैं सिंधु दरिया के आगे, तो आपने जितनी भी प्रसिद्धि कमाई है सब खाक में चली जाएगी। लेकिन मिलिट्री टर्म्स में अगर देखें तो ये इल्तुतमिश का डिसीजन ही था जिसने हिंदुस्तान को चंगेज़ खां के कहर से बचा लिया। और चंगेज़ खां उसके बाद वापस चाइना चला गया। यही चंगेज़ खां के वंशज थे 1257 में हलाकू खान ने बगदाद पे हमला किया था। और बगदाद में जो अब्बासिद डायनेस्टी थी, जिसके पीरियड में इस्लाम का गोल्डन एज ऑफ इस्लाम था, उस गोल्डन एज को हलाकू खान ने एंड कर दिया था। इस्लाम में उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिस्कवरीज हो रही थी, बहुत ज़्यादा लाइब्रेरीज थी वहाँ पे, मतलब इस्लाम तरक्की की राह पे चलता था उस वक्त पे। लेकिन हलाकू खान ने वहाँ पे हमला करके लाइब्रेरीज को जलाकर, लोगों को मारकर, इस्लाम की जो सोच है, जो उसमें विश्वास रखने वाले लोग हैं, उनकी सोच को वापस 7वीं सदी में भेज दिया था। और उसके बाद इसी के वंशजों ने यूरोप पे भी आक्रमण किया, और रशिया पे आक्रमण तो खैर इन्होंने चंगेज़ खान के वक्त पे ही कर दिया था। बाद में ये एम्पायर पोलैंड से लेकर पूरे चाइना तक, ऊपर में रशिया से लेकर नीचे कश्मीर तक था। ऐसी कोई मिलिट्री ताकत नहीं थी दुनिया में जो चंगेज़ खान से लोहा ले सकती। 1227 में चंगेज़ खान की मृत्यु हो गई, लेकिन जो उनकी लेगेसी थी वो काफ़ी आगे तक रही। उसके बाद मंगोलों ने हिंदुस्तान पे आक्रमण भी किए, जिन्हें अलाउद्दीन खिलजी ने भी रिपल्स किया। उसके बाद मंगोलों ने हिंदुस्तान पे भी आक्रमण किए, और उन आक्रमणों को रिपल्स किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। उससे पहले मंगोलों को बलबन ने भी फोर्टिफिकेशंस बना के रिपल्स किया था। जो अलाउद्दीन खिलजी के जो ससुर थे, नाम उनका भूल रहा हूँ, शायद जलाल कुछ था, उन्होंने भी रिपल्स किया था। तो फाइनली जो मंगोल्स को हिंदुस्तान में शिकस्त दी थी,
वो अलाउद्दीन खिलजी ने दी थी। तो दोस्तों मेरे आज का टॉपिक जो था वो यही था, चंगेज़ खान के बारे में। आशा करता हूँ आप सब लोगों को ये पसंद आया होगा। और दोस्तों मेरे चैनल लेमैन हिस्ट्री एंड जियोपॉलिटिक्स को काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।